हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एज पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं भी चल रही होगी तभी भी आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए कि सामने एग्ज़ाम का डेट आने शुरू हो गए हैं और एग्ज़ाम का डेट जो आने शुरू हो गए हैं आप इसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं बोला था यानी 5 सितंबर को यानी कल मैं बोला था आप लोगों से कि आप लोग मुझे एक गुरु दक्षिणा के रूप में यही आप लोगों से मांग करता हूं कि आप अपने जीवन में सफल हो जाइए और सफल होकर हमें दिखाइए। यही हमें सबसे बड़ी खुशी होगी, ठीक ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संसद में राज्यसभा यानी राज्यसभा का गठन, इसके पहले वाले क्लास में मैंने लोकसभा के गठन को पढ़ाया था, है ना। संघीय विधायिका के अधीन जो मैं संसद पढ़ाया था, तो संसद वाले में जो पहले वाले वीडियो में था मैं लोकसभा के गठन को पढ़ाया था। इसमें हम पूरे आपको राज्यसभा के गठन को पढ़ाएंगे, है ना। राज्यसभा के गठन यानी पूरे संसद के बारे में समझना हो तो इसके पहले वाले वीडियो को ज़रूर देख लेंगे आप लोग, है ना। डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और देखने के बाद इसको देखेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा का गठन समझिएगा। राज्यसभा के गठन का जो प्रावधान किया गया है वह आपको अनुच्छेद 80 में किया गया है ना। वो आपको अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा के गठन का जो प्रावधान किया गया है वो आपको अनुच्छेद 80 में किया गया है। समझिएगा, राज्यसभा को आपको अलग अलग नामों से जाना जाता है। राज्यसभा को पहला आपको द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है, द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपको उच्च सदन के नाम से जाना जाता है और 3 नंबर में आपको अस्थाई सदन के नाम से जाना जाता है ना। अस्थाई सदन के नाम से जाना जाता है। फिर समझिएगा, राज्यसभा के गठन का जो प्रावधान किया गया है वो आपको अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा को द्वितीय सदन, उच्च सदन और अस्थाई सदन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा का जब गठन हुआ था, समझिएगा, संविधान के लागू होने के बाद राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो आपको 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, है ना। राज्यसभा का जो गठन हुआ था वह 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। उस समय इसका जो नाम था वह था आपको काउंसिल ऑफ स्टेट, है ना। काउंसिल ऑफ स्टेट नाम था। लेकिन आगे चल कर के याद रखिएगा, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का तो गठन हुआ था। राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। किस नाम से? काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से इसका गठन हुआ था। लेकिन आगे चल कर के आपको 23 अगस्त 1954 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो उस समय भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने द काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदल कर दिया क्या? राज्यसभा कर दिया, है ना। राज्यसभा कर दिया। फिर समझिएगा, आपको राज्यसभा के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 80 में किया गया है। इसे द्वितीय सदन के नाम से, उच्च सदन के नाम से और अस्थाई सदन के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 3 अप्रैल 1952 का राज्यसभा का जो गठन हुआ था वह काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से हुआ था। कब? 3 अप्रैल 1952 को। लेकिन आगे चल कर के भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 23 अगस्त 1954 को काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदल करके राज्यसभा कर दिया गया, है ना। अब देखिए, ये तो गठन हुआ था राज्यसभा का आपको 3 अप्रैल 1952 को। लेकिन राज्यसभा की जो पहली बैठक हुई थी वह आपको 13 मई 1952 को, है ना। 13 मई 1952 को आपको राज्यसभा की बैठक हुई थी, है ना। राज्यसभा की आपको बैठक हुई थी, है ना।
राज्यसभा की बैठक हुई थी। तो फिर समझिएगा, आपको 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था और 13 मई 1952 को राज्यसभा की बैठक हुई थी। ये आपको राज्यसभा के गठन के संदर्भ में याद रखिएगा, है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। समझिएगा, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, समझिएगा, सदस्यों की संख्या, है ना। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वो आपको 250 है ना, 250। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वह 250 है। 250 में कौन कौन से हैं, आपको 238, ये जो 238 है यह आपको राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से है, केंद्र शासित प्रदेशों से है ना, केंद्र शासित प्रदेशों से है। और जो 12 है यह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है ना, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यानी आपको 238 प्लस 12 है ना, ये आपको 250 आपको होता है। यानी राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होती है वो आपको 250 होता है, जिसमें 238 राज्यों से एवं केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं और आपको 12 मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। अब समझिएगा, ये राष्ट्रपति द्वारा 12 किन किन क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है। अनुच्छेद 80 का खंड ए के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है ना। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है ना, जो समाज के 4 क्षेत्रों में विशेष अनुभव रखने वाले को, है ना। समाज के 4 क्षेत्रों में, समाज के 4 क्षेत्रों में विशेष अनुभव रखने वाले, विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को ही आपको अनुच्छेद 80 के खंड ए के तहत राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। फिर समझिएगा, अनुच्छेद 80 के खंड ए के तहत समाज के 4 क्षेत्रों में विशेष अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है ना, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। और ये 4 क्षेत्र कौन है, ये आप देखिएगा, जो समाज के जो 4 क्षेत्र हैं ये आपको इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, क्लास कर देंगे, इसमें सी आपको साइलेंट हो जाएगा और बचेगा क्या, लास। यानी इसमें जो समाज के 4 क्षेत्रों में से विशेष अनुभव रखने वाले होते हैं, इसमें लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस, है ना, ये समाज के 4 क्षेत्रों में। फिर समझिएगा, आपको साहित्य, कला, विज्ञान एवं सामाजिक सेवा, ये आपको 4 क्षेत्रों में विशेष अनुभव रखने वाले, है ना, ये 4 क्षेत्रों में विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को ही राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यानी लिटरेचर, आर्ट, सोशल साइंस एंड सोशल सर्विस। समझिएगा, ये जो समाज के 4 क्षेत्रों में विशेष अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को जो राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है, यह लिया गया है कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि समाज के 4 क्षेत्रों में विशेष अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को जो राष्ट्रपति मनोनीत किया जाता है, यह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कंप्लीट। अब हम बात करते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। ओके, चलिए देखिए, ये तो राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या हो गई। अब राज्यसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या समझिएगा, वर्तमान सदस्यों की संख्या,
वर्तमान सदस्यों की संख्या। समझिएगा, वर्तमान सदस्यों की जो संख्या है वह 245 है। 245 में क्या 233 केंद्रों से, राज्यों से प्लस राज्यों से प्लस केंद्र शासित प्रदेशों से, और 12 आपको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है ना। तो ये आपको राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है, लेकिन राज्यसभा के वर्तमान सदस्यों की जो संख्या है वो आपको 245 है। मनोनीत में क्वेश्चन पूछ देता है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। फिर समझिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के नेचर पे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन किस तरह पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तब आपको 2 + 12 यानी आपको 14 हो जाएगा, क्योंकि संसद कह रहा है, यानी लोकसभा एवं राज्यसभा कह रहा है। अगर ये कहे कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 331 के तहत। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 80 के खंड 1 के तहत मनोनीत किया जाता है ना। तो ये आपको राज्यसभा के सदस्यों की संख्या हो गई। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता, कि आखिर राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होती है, निर्वाचन के लिए इनकी योग्यता क्या होती है। समझिएगा, राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता, समझिएगा, राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता, सदस्यों की योग्यता, सदस्यों की योग्यता का जो प्रावधान किया गया है वह आपको अनुच्छेद 84 में किया गया है। समझिएगा, सदस्यों की योग्यता का जो प्रावधान किया गया है वह आपको अनुच्छेद 84 में किया गया है। यानी राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता का जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 84 में किया गया है। ये इसमें प्रावधान किया गया है कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा प्रावधान किया गया है कि उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष हो, 30 वर्ष हो। और तीसरा प्रावधान है कि वह किसी लाभ के पद पर आसीन न हो, वह किसी लाभ के पद पर आसीन न हो, यानी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस न हो। यानी राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता का जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 84 में किया गया है, इसमें प्रावधान किया गया है कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरा वह उसका उम्र कम से कम 30 वर्ष हो, और वह किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। ध्यान दीजिएगा, ये 30 वर्ष लोकसभा के लिए कितना था? 25 वर्ष था, और आपको राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, योग्यताओं में अंतर केवल इतना उम्र को लेकर है। सभी योग्यताएं समान हैं, लोकसभा के लिए योग्यता और राज्यसभा की योग्यता समान है, लेकिन अंतर केवल उम्र का है। लोकसभा के लिए योग्यता होनी चाहिए 25 वर्ष चुनाव के लिए, और राज्यसभा के चुनाव के लिए जो उम्र होनी चाहिए वो कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, है ना। तो ये आपको सदस्यों की योग्यता है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। समझिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, समझिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से इसलिए कि इसमें हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, हम इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, खुले मतदान में होता है। आपको खुले मतदान प्रक्रिया के तहत होता है। खुले मतदान
प्रक्रिया के तहत होता है, प्रक्रिया के तहत होता है। और राष्ट्र सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, है ना। ये आपको राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव में भाग लेते हैं। भाग लेने वाले में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं आपको केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आपको राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव में भाग लेते हैं। जो निर्वाचक मंडल का गठन होता है वह सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आपको राज्यसभा के सदस्य के चुनाव में भाग लेते हैं, जिनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार खुले मतदान प्रक्रिया में होता है, यानी खुले मतदान होता है। और भाग लेते हैं सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और आपको केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, है ना। ध्यान दीजिएगा, आपको राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ध्यान देंगे, है ना। जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो आपको भाग नहीं लेते। मनोनीत सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते, है ना, भाग नहीं लेते। जो विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य होते हैं वह आपको राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो ये आपका इनका सदस्यों का चुनाव हो गया या निर्वाचन हो गया। अब हम बात करते हैं राज्यसभा का कार्यकाल। समझिएगा, राज्यसभा का कार्यकाल या राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल समझिएगा। ये जो राज्यसभा है यह एक अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है। जो राज्यसभा है यह एक अस्थाई सदन है और इसके जो सदस्य होते हैं ये आपको 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, है ना। 6 वर्ष के लिए आपको निर्वाचित होते हैं, 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। समझिएगा आपको, है ना। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद भी होता है तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं। राज्यों में विधान परिषद होते हैं जो राज्यों का उच्च सदन होते हैं या अस्थाई सदन होते हैं या द्वितीय सदन होते हैं। लेकिन उसमें और इसमें विधान परिषद और राज्यसभा में अंतर है कि विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को न तो समाप्त किया जा सकता है और नहीं भंग किया जाता है। तो राज्यसभा का जो ये अस्थाई सदन है और अस्थाई सदन होने के कारण इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो आपको 6 वर्ष का होता है और प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपने पद से पदमुक्त होते रहते हैं, अपने पद से पदमुक्त होते रहते हैं। यानी जिनका 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है वह प्रति वर्ष 1/3 सदस्य अपने पद से पदमुक्त होते रहते हैं। तो ये अस्थाई सदन है और इनका जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है, लेकिन प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपने पद से पदमुक्त होते रहते हैं और उनके पद को भरा जाता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा सदस्य जो या तो बीच में ही त्यागपत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए, यानी किसी भी कारणों से अगर उसके राज्यसभा के सदस्य के सीट खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है, यानी वह पद त्याग दे दे, त्यागपत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इस कंडीशन में जब उसके सीट रिक्त हो जाते हैं तब उस रिक्त सीट के लिए रिक्त पद के लिए उपचुनाव कराया जाता है। ध्यान रखिएगा, उपचुनाव कराया जाता है और उपचुनाव के बाद जो सदस्य जीत कर आता है वह उसके शेष कार्यकालों के लिए ही सदस्य बनता है, शेष कार्यकाल के लिए
वह सदस्य बनता है ना, न कि उसे 6 वर्षों के लिए बनाया जाता है। मान लीजिए मैं राज्यसभा मेंबर है और मैंने किसी कारणों से त्यागपत्र दे दिया 2 साल बाद, और या हमारी मृत्यु हो जाती है तो 4 साल शेष कार्यकाल बच गया ना, तो मेरे बचे हुए शेष 4 सालों के लिए उपचुनाव होंगे और जो व्यक्ति आएंगे वह शेष 4 सालों के लिए वह सदस्य के रूप में रहेंगे, न कि आपको 6 वर्षों के लिए। तो ये हमारे राज्यसभा का कार्यकाल है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा का पदाधिकारी। समझिएगा, राज्यसभा के कार्यों के संचालन करने के लिए पदाधिकारियों का भी प्रावधान किया गया है। राज्यसभा का पदाधिकारी, राज्यसभा का पदाधिकारी, समझिएगा, राज्यसभा का पदाधिकारी। राज्यसभा के 2 पदाधिकारी हैं, राज्यसभा के 2 पदाधिकारी हैं। पहला है आपको सभापति, सभापति, और दूसरा है आपको उपसभापति, उपसभापति। समझिएगा, ये आपको सभापति और आपको उपसभापति। पदाधिकारी राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति होता है और दूसरा उपसभापति होता है, और इन दोनों का जो कार्य होता है वह राज्यसभा के कार्यों का संचालन करना होता है। ये जो सभापति होता है यह भारत का उपराष्ट्रपति होता है ना, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा, भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। यानी जिस दिन वह उपराष्ट्रपति के पद को धारण कर लेगा, ग्रहण करेगा, उसी दिन वह आपको राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाएगा, है ना। और याद रखिएगा, यह एकमात्र ऐसा पद है जो राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी, राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी आपको राज्यसभा का सभापति के पद में बैठता है, ठीक ना। ये राज्यसभा का उपराष्ट्रपति जो होता है, यानी राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी राज्यसभा के सभापतित्व करता है, ठीक ना। और ध्यान दीजिएगा, ये जो उपसभापति है, उपसभापति का जो चुनाव किया जाता है वह राज्यसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है ना। उपसभापति का जो चुनाव किया जाता है आपको राज्यसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है ना। राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वह आपको राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में मिलता है ना। और सभापति जो राज्यसभा के कार्यों का संचालन करते हैं, और उपसभापति आपको जो राज्यसभा के सदस्यों में से चुना जाता है। जब उपसभापति नहीं होते हैं तब उपसभापति उनके कार्यों का संचालन करता है। मान लीजिए राज्यसभा में सभापति भी अनुपस्थित हो और आपको उपसभापति भी अनुपस्थित हो, तब आपको राज्यसभा का कोई वरिष्ठ जो सदस्य होता है वहीं आपको राज्यसभा के कार्यों का संचालन करता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देता है। फिर ध्यान दीजिएगा, उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को देता है, लेकिन सभापति अपना त्याग पत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देता है। ध्यान दीजिएगा, आपको फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देगा, लेकिन सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है ना, राष्ट्रपति को देता है, याद रखेंगे, ठीक ना। और देखिए, भारत का जो प्रथम सभापति राज्यसभा के प्रथम सभापति थे वह आपको एस राधाकृष्णन थे, है ना। आपको आ जाए क्वेश्चन कि राज्यसभा का प्रथम सभापति जो प्रथम सभापति थे वह डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, एस राधाकृष्णन थे। ये आपको राज्यसभा का प्रथम सभापति थे। अगर उपसभापति की हम बात कर रहे हैं तो आपको राज्यसभा के प्रथम उपसभापति तो राज्यसभा का प्रथम उपसभापति थे एस.बी. कृष्णमूर्ति
राव थे। समझिएगा, आपको राज्यसभा का प्रथम सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी जो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति थे वहीं आपको राज्यसभा के प्रथम सभापति होंगे। और राज्यसभा का प्रथम उपसभापति जो थे वह आपको एस.बी. कृष्णमूर्ति राव थे। अब देखिए वर्तमान में अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान जो सभापति हैं राज्यसभा के कौन हैं? एम वेंकैया नायडू हैं। एम वेंकैया नायडू है ना। ये आपको राज्यसभा का वर्तमान सभापति हैं यानी वर्तमान राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं, इसीलिए राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं। लेकिन अगर वर्तमान उपसभापति की बात करें तो आपको राज्यसभा का वर्तमान जो उपसभापति हैं वो आपको हरिवंश नारायण सिंह है ना। आपको वर्तमान वर्तमान जो उपसभापति हैं वो हरिवंश नारायण सिंह हैं। हरिवंश नारायण सिंह है ना। याद रखिएगा, ये आपको राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं। ये आपको जदयू से संबंधित है ना, जनता दल यूनाइटेड से आप संबंधित है। अगर पूछेगा राज्यसभा का प्रथम नेता है ना, सदन का नेता, तो सदन का जो नेता है वह थावर चंद गहलोत है ना। थावर चंद गहलोत आ जाएगा। सदन यानी राज्यसभा का जो सदन का नेता है ना, जो सदन का नेता है वो आपको थावर चंद गहलोत हैं। थावर चंद गहलोत ये आपको बीजेपी से संबंधित हैं। इनका आपको सदन का नेता घोषित किया गया है ना, सदन का नेता घोषित किया गया है। और राज्यसभा में विपक्ष का नेता की अगर हम बात करें, आपको विपक्ष का नेता तो गुलाम नबी आज़ाद हैं। गुलाम नबी आज़ाद समझिएगा, विपक्ष नेता राज्यसभा में विपक्ष नेता जो हैं वो आपको गुलाम नबी आज़ाद हैं। गुलाम नबी आज़ाद हैं। ये आपको कांग्रेस से संबंधित हैं, कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। फिर समझिएगा, राज्यसभा का प्रथम सभापति आपको डॉक्टर एस राधाकृष्णन अर्थात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और राज्यसभा का प्रथम उपसभापति थे एस.बी. कृष्णमूर्ति राव। और वर्तमान सभापति जो हैं वो एम वेंकैया नायडू हैं। और वर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं जो जनता दल यूनाइटेड से संबंधित हैं। और सदन का जो नेता है वह थावर चंद गहलोत हैं जो बीजेपी से संबंधित हैं। और सदन में विपक्ष का जो नेता है वो आपको गुलाम नबी आज़ाद हैं। तो ये आपको राज्यसभा के प्रमुख पदाधिकारी और उनके सभापति और उपसभापति थे। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की शक्तियाँ। समझिएगा, राज्यसभा की कुछ शक्तियाँ भी हैं। राज्यसभा की जो पहली शक्ति है, राज्यसभा की शक्तियाँ समझिएगा, राज्यसभा की जो पहली शक्ति है वो आपको अनुच्छेद 249 में दिया गया है। अनुच्छेद 249 में समझिएगा, इसमें कहा गया है कि राज्यसभा राज्य सूची में वर्णित किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर सकती है ना। राज्य सूची में वर्णित किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। ये आपको राज्यसभा का अधिकार है, राज्यसभा की ये आपको शक्ति है ना, घोषित कर सकता है। दूसरा है आपको अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 समझिएगा, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति अखिल भारतीय राज्यसभा है वह आपको एक अखिल भारतीय सेवाओं के पद का सृजन कर सकता है। अनुच्छेद 312 में प्रावधान है कि राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं के लिए आपको पद का सृजन कर सकता है ना, पद का सृजन कर सकता है। ये आपको राज्यसभा का अधिकार है ना, शक्ति है। और तीसरा जो शक्ति है वो आपको अनुच्छेद
67 है, 67 समझिएगा। इसमें प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग केवल राज्यसभा में ही लाया जाएगा, ये इसको शक्ति प्राप्त है ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल राज्यसभा में ही लाया जाएगा, है ना, केवल राज्यसभा में ही लाया जाएगा। तो ये राज्यसभा की शक्तियां हैं। पहली शक्ति है अनुच्छेद 249 में दिया गया है कि राज्यसभा चाहे तो राज्य सूची में वर्णित किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकता है ना। दूसरा शक्ति है अनुच्छेद 312 में कि राज्यसभा चाहे तो किसी पद को अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में उसके पद का सृजन कर सकता है। और तीसरा अनुच्छेद है 67, इसमें प्रावधान है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग लाया जाएगा वह केवल राज्यसभा में ही लाया जाएगा, या सभापति के विरुद्ध जो महाभियोग लाया जाएगा केवल राज्यसभा में ही लाया जाएगा। तो ये आपको राज्यसभा का गठन, उनके योग्यता, उनके सदस्यों का कार्यकाल, उनकी योग्यता, ये सभी प्रावधान राज्यसभा में किया गया है ना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। विधायिका में जो मैं संसद का गठन किया था, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये संपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको सावधानी से एक बार पूरा सुन लीजिएगा और सुनने के बाद इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा और जितना से जितना हो सके इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। और फिर मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग लापरवाही मत कीजिए और 2021 में हर हालत में जॉब को लेना है। इसीलिए आपको कलम का ताकत दिखाइए और अपने कैरियर को संवारिए और अपने जीवन को संवारिए। यही मेरी शुभकामनाएं होंगी। और आप लोग किसी भी तरह का कोई दिक्कत आता है तो हमसे नो डाउट आप हमसे डिस्कशन कीजिए, हम आपके समस्याओं का समाधान करेंगे। हमेशा मैं आपके लिए तत्पर हूँ। मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि नंबर है, आप जब चाहे तब उस नंबर पे बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन पढ़ाई आपको रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर हालत में सफल होना है। यही मैं बोलूँगा, ठीक ना। तो रहने इतने ही, फिर नेक्स्ट क्लास लेकर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।